नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। बिहार स्पेशल में आपका आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। चलिए, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि मगध पर जो पहला वंश आया था हर्यक वंश आया था। उसके बाद आया था शिशुनाग वंश, उसके बाद आया था नंद वंश, और नंद वंश के बाद ही आया था मौर्य वंश। ये क्रम है दोस्तों। उसके बाद आया था शुंग वंश आया था, है ना। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, याद रखिएगा, ये सारे वंश जो आए थे ये मगध साम्राज्य की बात करते हैं। बिहार में जो है हम बात जानते हैं कि 16 पूरे भारत में, जो प्राचीन भारत में जो थे 16 महाजनपद थे, जिसमें से 3 महाजनपद जो था अंग, वज्जी और एक था मगध। ये तीनों महाजनपद बिहार में था, जिसमें से हम जो चर्चा कर रहे हैं मगध जनपद महाजनपद की, जिस पर जो है हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश आया, उसके शुंग वंश आया। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक थे महापदानंद, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं मौर्य वंश के बारे में दोस्तों। पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बाद मगध के प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य वंश जो है, वो भी दोस्तों जो है याद रखिएगा, ये जो है मगध पर ही जो है शासन किया था। मगध पर ही शासन किया था मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका अगर हम संस्थापक की बात करते हैं, दोस्तों, तो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसके क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। याद रखेगा दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा जाता है ये मौर्य वंश से, वो है दोस्तों कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य इसकी राजधानी कहाँ थी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी। जैसे हम जानते हैं कि 3 महाजनपद जो है बिहार में बताया गया है, और 16 महाजनपद है। ये जो वर्णित है किसमें, अंगुत्तर निकाय जो है, गौतम बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 16 महाजनपदों का वर्णन है। और जिसमें से बिहार में 3 महाजनपद थे, अंग, वज्जी और मगध। मगध की राजधानी जो थी वो ग्रीवरेज थी, है ना, और वज्जी की राजधानी जो थी वैशाली थी, और अंग की राजधानी चंपा थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इन्होंने राजधानी जो बनाई थी वो कहाँ बनाई थी दोस्तों, तो इन्होंने राजधानी जो बनाई थी वो पाटलिपुत्र बनाई थी। इनके राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, है ना। अब है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक नाम जरूर आता है जिसका नाम आप सुने होंगे दोस्तों, चाणक्य या कौटिल्य, या एक ही व्यक्ति का नाम है विष्णुगुप्त। देखिए, प्रश्न ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे, तो वो थे चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से मुद्रा राक्षस जो है, विशाख दत्त की एक पुस्तक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है विशाख दत्त की। इसमें विशाख दत्त ने साफ साफ लिखा है कि घनानंद के दरबार में ये रहता था चाणक्य, है ना, आचार्य था घनानंद के दरबार में। और घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था।
तो ये घनानंद जो था, घनानंद के दरबार में रहता था चाणक्य। तो मुद्रा राक्षस में साफ साफ लिखा हुआ है कि घनानंद ने क्या किया था, चाणक्य का अपमान किया था। हम लोग ये जानते हैं कि चाणक्य का कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। इनको जो है अपमान किया, इनको अपमान किया गया घनानंद के द्वारा, जो नंद वंश का शासक था। ये बात जो है मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है विशाख दत्त की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चाणक्य को अपमान किया गया किसके दरबार में, घनानंद के दरबार में। और घनानंद ने किया, इसीलिए घनानंद ने क्या किया था, कसम खा लिया था कि मैं घनानंद से बदला जरूर लूंगा। और क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था किसके विरुद्ध, घनानंद के विरुद्ध। और घनानंद को हरा करके ही नंद वंश की समाप्ति हो जाती है और मौर्य वंश की स्थापना जो करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश की स्थापना में जो है किसकी सहायता लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो चाणक्य कौटिल्य का लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कसम खा लिया था। ये इस पुस्तक मुद्रा राक्षस पुस्तक में लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि चाणक्य का जो है अपमान किसने किया था, घनानंद ने अपने भरी दरबार में किया था। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने बताया मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से की, चाणक्य से की सहायता से, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से की। और चाणक्य को जो है किसके दरबार में अपमान होना पड़ा, तो घनानंद के दरबार में अपमान होना पड़ा। और बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे चाणक्य, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, है ना। तो इन्होंने कसम खा लिया कि नहीं, हम घनानंद से ये बदला लेंगे। ये बातें लिखी गई है, मुद्रा राक्षस पुस्तक है विशाख दत्त की, उसमें लिखी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, उसको देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक जरूर करें दोस्तों, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच। चलिए अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो मैं आपको बता दूं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई, वो 320 ईसा पूर्व में हुई। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 320 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई, 320 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न जो है, यूनानी दूत जो था मेगास्थनीस, वो किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीस। ये मेगास्थनीस जो था वो सेलुकस निकेटर का ये दूत था, उसने भेजा था किसके दरबार में, मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था, यूनानी दूत था जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो मेगास्थनीस जो है किसके दरबार में भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। याद रखिएगा, मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेगास्थनीस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका नामक पुस्तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए लिखे थे मेगास्थनीस ने, याद रखिएगा। और ये मेगास्थनीस कौन था, तो सेलुकस निकेटर का क्या था, ये राजदूत था, जो कि किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 320 ईसा पूर्व में हुई थी। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेगास्थनीस जो आया था राजदूत के रूप में, वो कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीस जो है कब आया था, मेगास्थनीस कब आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीस कब आया था, तो ये उत्तर होगा आपको 315, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं दोस्तों, पाटलिपुत्र कब आया था, पाटलिपुत्र कब आया था, तो 315 ईसा पूर्व में जो है ये पाटलिपुत्र आया था। उसके बाद जब वहां आया, जब 320 ईसा पूर्व में, है ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, तो मेगास्थनीस जो है उसके दरबार में जाते हैं। तो मेगास्थनीस पाटलिपुत्र कब आया था, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। उदयन कौन था, तो हर्यक वंश का शासक था, हम सभी जानते हैं। तो मेगास्थनीस पाटलिपुत्र कब आया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 315 ईसा पूर्व में जो है मेगास्थनीस जो है पाटलिपुत्र आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी, तो उन्होंने की थी 320 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं।
हमने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज को भेजने वाला जो है कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर जो था चंद्रगुप्त मौर्य को किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये मेगास्थनीज को जो है कौन भेजता है, तो सेल्यूकस निकेटर भेजता है। सेल्यूकस निकेटर जो है मेगास्थनीज को जो है किसके दरबार में भेजता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो एक प्रश्न है कि किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके शासनकाल में 12 वर्षों का जो है भीषण अकाल पड़ा था ना, भीषण अकाल पड़ा था। किसके शासनकाल में दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि किसके शासनकाल में अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का जो है भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल, बहुत ही खतरनाक अकाल पड़ा था। किसके शासनकाल में, तो ये पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में जो है 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, तो पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का जो है अकाल पड़ा था। अब है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको पता होगा कौटिल्य। कौटिल्य जो था, जिसकी सहायता से जो है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, कौटिल्य वही जो था वो प्रधानमंत्री था। किसका प्रधानमंत्री, मौर्य का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, कौटिल्य था, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है दोस्तों। अब अगला पॉइंट है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किससे मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है, तो यूनानियों से। याद रखिएगा, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दोस्तों, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो यूनानियों से इन्होंने क्या दिलाया था, मुक्ति दिलाया था, इसलिए इनको जो है भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। वह कौन सी पुस्तक है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है। ये बीपीएससी के एग्जाम 46वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है, किस ग्रंथ में है, किसमें है, तो हम जानते हैं इंडिका में। याद रखिएगा, इंडिका जो एक पुस्तक है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। इसी इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का प्रशासन व्यवस्था कैसा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उसका वर्णन जो है मेगास्थनीज के इंडिका में वर्णित है। ये क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 46वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो इंडिका जो पुस्तक है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कब आया था ये पाटलिपुत्र, तो 315 ईसा पूर्व में आया था। याद रखिएगा। और
चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? 320 ईसा पूर्व में की थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है? तो इंडिका में है। और याद रखिए, इंडिका पुस्तक को किसने लिखा? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया? तो आया था 315 ईसा पूर्व में। याद रखिए, 315 ईसा पूर्व में मेगास्थनीज कहाँ आया था? पाटलिपुत्र आया था। और 320 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, है ना? ये क्लियर है आपको। अब आगे चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। हम जो देख रहे हैं बिहार का इतिहास, बिहार स्पेशल से ये सारे प्रश्न हैं। और बिहार स्पेशल से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं, 30 जो क्वेश्चन जो है पूरा एनालाइज करने के बाद मैंने पाया है कि 30 प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं दोस्तों। सोच लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पब्लिक सर्विस एग्जाम जो है पीटी जो है, बिहार पीसीएस एग्जाम जो है पीटी जो होता है वो 66वीं बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार स्पेशल को बढ़िया से पढ़े। 4 सब्जेक्ट को लेकर के चले दोस्तों। एक स्ट्रेटजी के तहत करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयारी करें, है ना? करंट अफेयर्स की तैयारी करें। उसके बाद है बिहार स्पेशल की तैयारी करें और बाकी को थोड़ा बहुत देखते रहे। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, उसके बाद हो गया आपका हिस्ट्री और प्लस आपको साइंस। या अगर इसको तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको 66वीं बीपीएससी निकालने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। 40 क्वेश्चन के लगभग में यहां से आता है, 40 क्वेश्चन के लगभग में यहां से आता है। 30 क्वेश्चन ये हो गया, 20 क्वेश्चन क्या हो गया देख लीजिए। 40 40 80 या 30 कितना हो गया? 110। और 20 क्वेश्चन कितना हो गया दोस्तों? 130 क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं दोस्तों। कितना महत्वपूर्ण है देख लीजिए। अगर कम भी हो गया तो कम से कम 110 115 क्वेश्चन जो है इस 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को बढ़िया से पढ़ लीजिए, बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए और साइंस को बेहतर ढंग से कर लीजिए। तो आपका एग्जाम पीटी जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है, ये परीक्षा जो है आराम से पीटी निकाला जा सकता है दोस्तों। इसीलिए हम बिहार स्पेशल का जो है एक सीरीज लेकर के आए हैं ताकि बिहार स्पेशल से जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके जो है नहीं छूटे। तो चलिए आगे हम शुरू कर आगे बतलाते हैं। आगे जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसको देखने का प्रयास। ये एक क्वेश्चन है कि पहले हमने बता दिया नंद वंश के बाद जो है क्वेश्चन है मगध पर कौन आया। तो नंद वंश के बाद जो आया वो सिंपल सा बात है, मौर्य वंश आया दोस्तों, मौर्य वंश आया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नंद वंश के बाद जो है कौन आया, तो ये भी क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा गया है। बीपीएससी के एग्जाम 41वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। नंद वंश के बाद जो है मगध पर कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। या अगर पूछा जाए मगध पर हर्यक वंश के बाद कौन आया तो शिशुनाग वंश। हर्यक वंश देखिए समझ लीजिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मगध वंश के प्रमुख राजवंश जो थे उसको हर्यक वंश के बाद जो कौन सा वंश आया, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ऐसे ही भी क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शिशुनाग वंश के बाद जो वंश आया था वो नंद वंश आया था मगध पर, और नंद वंश के बाद जो आया था वो मौर्य वंश आया था। क्रम में याद रखिए दोस्तों, क्रम में जानिएगा तभी इतिहास समझ में आएगा, सीरीज में समझिए। और मौर्य वंश के बाद जो आया था वो आया था शुंग वंश आया था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर कौन सा राजवंश आया था तो शिशुनाग वंश, या ये पूछ दे शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध पर कौन सा राजवंश आया था तो नंद वंश आया था, और नंद वंश के बाद जो है मगध पर कौन सा वंश आया था तो मौर्य वंश आया था। यही तो क्वेश्चन पूछा गया है 41वीं बीपीएससी में कि मौर्य वंश नंद वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया था मगध पर, है ना? तो मौर्य वंश आया था। और मौर्य वंश के बाद कौन सा आया तो शुंग वंश आया। ये याद रखिएगा क्रम दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन फिर से आपको इससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि जो सेटर होता है उसको एक पैटर्न दिया जाता है क्वेश्चन सेट करने के लिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पैटर्न दिया जाता है कि कहा जाता है कि इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन सेट करना है और उसी के हिसाब से उसके ऑप्शन में से प्रश्न पूछे। जो क्वेश्चन आपको अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, वहां से प्रश्न जो है क्या करते हैं ये लोग जो है सेट करते हैं सेटर, क्योंकि सेटर को एक पैटर्न दिया जाता है, उसी पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन को सेट करते हैं। जैसे अभी पूछ लिया गया है कि नंद वंश के बाद जो है मगध पर कौन सा वंश आया तो मौर्य वंश आया।
हो सकता है आगे बार आपको पूछ दे कि मौर्य वंश के पश्चात जो है मगध पर कौन सा वंश है, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या ये सीरीज को जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए, क्योंकि आपका जो है आप वीडियो देखते हैं दोस्तों लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, नहीं लाइक करते हैं दोस्तों। इतना सारा मेहनत आपके लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप जो है एक एसडीएम बन सके, एक वीडियो बन सके, है ना। लेकिन आप जो है लाइक नहीं करते हैं दोस्तों। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। अब है अगला प्रश्न जो है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मैं पहले ही बता दिया कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए दो बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से। जैसे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है किस में है, ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, पाटलिपुत्र के प्रशासन, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन, प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है। तो ये है इंडिका में है। और अब जो क्वेश्चन पूछा है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है, हमने पहले ही चर्चा किया। तो ये क्या है, मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया। फिर याद रखें दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से दूसरे प्रश्न उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसको डीपली में उस सबको, जो भी जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को बार बार देखिए दोस्तों, उससे अंदाजा लगेगा कि किस नेचर के प्रश्न अब अभी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें दोस्तों के बीच, ताकि समझ में आ सके किस प्रकार के क्वेश्चन, किस नेचर के, किस स्टैंडर्ड के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। देखिए हमने कहा कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है, ये प्रश्न जो पूछा गया है वो 46 क्या किसमें पूछा गया है, ये पूछा गया किसी में पूछा गया है। देखते हैं किसमें पूछा गया है। हाँ, ये जो है ये 46वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 46वीं बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ दिया, बीपीएससी ने पूछ दिया कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है, 47वीं बीपीएससी में। देखिए रिपीट कैसे कर रहा है दोस्तों, 47। देखिए 46वीं बीपीएससी में पूछा कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में है, तो इंडिका में है। और 47वीं बीपीएससी में क्या पूछा कि मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है। देख लीजिए वही क्वेश्चन पूछ दिया गया दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है, और इंडिका का जो है लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। तो यहाँ पर मेगास्थनीज ये 47वीं बीपीएससी में पूछ दिया दोस्तों। देख लीजिए कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। मतलब क्वेश्चन जो है उसी से घुमा करके पूछ रहा है दोस्तों। तो उसको किसी भी टॉपिक को जो पूछा गया है, जिस टॉपिक से प्रश्न, उस टॉपिक को बढ़िया से हर एक पॉइंट को अच्छे से कर ले, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। क्योंकि वही पैटर्न पर प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न, उसी पैटर्न पर जो है सेटर को दिया जाता है कि इसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन सेट कीजिए, और उसी पैटर्न पर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को सेट कर देते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है ना। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें तो आपकी सफलता जो है बीपीएससी पीटी आराम से निकाला जा सकता है बिना परेशानी का। अब है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र नाम से तो लग रहा है अर्थशास्त्र, लेकिन ये अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य है। हमने बताया है कि चाणक्य कौन है। तो चाणक्य कौन था, तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। उससे पहले घनानंद के दरबार में रहा था। घनानंद ने उसको क्या किया, बेइज्जत किया, और बेइज्जत जब किया तो चाणक्य ने कसम खा लिया कि हम घनानंद से बदला लेंगे। और घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था, और उसको सहायता किया, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने खूब सहायता किया। सहायता करने के कारण क्या हुआ, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और घनानंद हार जाता है, जिसके कारण क्या होता है 320 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना कर लेते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य है, जिसको कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अब है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो आपको नाम से लग रहा होगा अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है बल्कि राजनीति से है। याद रखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र का संबंध, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो राजनीतिक से है। याद रखिएगा, राजनीति से है अर्थशास्त्र का संबंध। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन संबंध किससे है, राजनीति से। ऑप्शन में अर्थशास्त्र भी रहेगा, गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र का संबंध किससे, राजनीति। जिसका लेखक कौन है, तो वो है चाणक्य। आगे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताएं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। देखो फिर से एक क्वेश्चन फिर पूछा है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन व्यवस्था का जो है वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो मेगास्थनीज के
इंडिका में मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार घुमा करके पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश में कौन आया? बिंदुसार आया। याद रखिएगा, क्रम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। किसी भी वंश के शासक के क्रम को याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है। जैसे मुगल वंश के शासक का क्रम याद रखिए, दिल्ली सल्तनत के जो वंश है उसका क्रम याद रखिए। जितने भी शासक हुए इतिहास में, उस सारे शासकों के उसके वंश का जो है उसका क्रम, जैसे मौर्य वंश के शासकों का क्रम याद रखिए, अब हर्यक वंश के शासकों का क्रम, क्योंकि क्रम में भी पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, मौर्य वंश पर शासन करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, बिंदुसार के बाद कौन आया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री पर जो है, हिस्ट्री का जो टेस्ट लिया जाता है वो क्रम से पता चल जाएगा कि आपको जानकारी है कि नहीं। तो क्रम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री आखिर में है क्या। क्रम से जानकारी को अपने ब्रेन में रखें तो आपको सारा का सारा चीज जो है याद रहेगा। तो आज के एपिसोड को यहीं तक रहने देते हैं, फिर एक वीडियो इस पर और बनाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को आप बस सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे दोस्तों।